मला सकाळी वॉकिंगला 8 o'clockचं सांगणार आहे. काय? सर वैभव सरांनी फेसबुक काय त्याच वाचत उद्या हो. ते फिक्स तिथं आपण हो, practice करू. नक्की. थोड़ी अपडेट की है इमेज, तो 11th क्लास देखा था, तो कल हो गए क्या देखो, नहीं तो आज फिर तो मुझे आउटपुट अभी जो मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का ये बहुत अच्छा बनाना थंबनेल, और उसके डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है आपका लास्ट का मोबाइल नंबर, लास्ट के मोबाइल के 4 नंबर का क्या, मीनिंग जितने भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी से वीडियो है उसके लिंक डालना है याद से, और जल्दी एडिट कर दो, वो अभी लाइव से। चलिए चलो बेटा इधर ध्यान दो। मुझे अगर अकाउंट सिखाने के लिए सबसे ज्यादा मजा अगर आता है तो ये दो ही टॉपिक में आता है, पहला सिंगल एंट्री और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट। द रीजन बीइंग there are more than 100 rules and there is only one rule. There are more than 100 rules or there is only one rule. 100 rules यानी क्या, फिर सारे एडजस्टमेंट जमा करके एक के नीचे एक सब कुछ लिख लो। एंड वन रूल का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, दैट इज अ वन रूल। तो इस टॉपिक में कोई भी एडजस्टमेंट याद नहीं करना है, लॉजिकली सब कुछ समझ के लेना है। तो बहुत ही लाजवाब ऐसे टॉपिक, और अभी भी कल यहाँ पे पेपर था, कल भी आया था एग्जाम में। इसके पहले जितने सीए इंस्टीट्यूट के पेपर हुए आज तक, जब से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम चालू हुई है सीपीटी के बाद से, तब से अभी तक 90% पेपर में इसका टॉपिक का प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। कभी 10 मार्क को आए, कभी 15 को आए। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दो। और जो लोग मेनली 12th में है तो आपको तो डबल फायदा है, यहाँ पे पढ़ाई करो, उधर भी। हमारे जो लोग 12th में मेरे पास थे और अभी सीए फाउंडेशन में थे जून में, उनको सबसे इजी यही टॉपिक जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है 12th में और सीए में मिलके कि आप ये टॉपिक में गलती नहीं कर सकते, कितना भी टफ आ जाए। लेकिन सिर्फ 12th में अगर ये टॉपिक करोगे तो थोड़ा बाउंस जाएगा, लेकिन सीए में एक मैच्योरिटी लेवल और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बाद ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो बेटा टॉपिक का नाम है एनपीओ। एनपीओ स्टैंड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जनरली जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको एनपीओ बोलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। उसका हमको डे टू डे लाइफ में यूज होता है। अब एनपीओ और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बोर्ड पे ध्यान दो। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है, या एनपीओ बोलना है मुझे? These people follow
मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम एक्रियल सिस्टम बोलते हैं, एंड दीज पीपल फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, समझो बेटा, दोनों भी व्यापारी है, दोनों ट्रेडिंग कंसर्न ही है, पर एक व्यापारी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है कैश, तो कैसे फर्क पड़ेगा देखो। समझो बेटा, यहां पे आपके कैश सेल है 5 लाख, क्रेडिट सेल है 10 लाख, कैश एक्सपेंसेस है बेटा 3 लाख, और एक्सपेंसेस पेबल यानी क्रेडिट एक्सपेंसेस है समझो 5 लाख। ठीक है, तो इसकी इनकम क्या रहेगी? सेल यानी इनकम है बेटा बराबर 15 लाख, और खर्चा यानी 8 लाख, तो इसकी बेटा नेट इनकम कितनी रहेगी? 7 लाख, इफ दे आर फॉलोइंग विथ सिस्टम मर्केंटाइल। पर अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो सेम व्यापारी, तो वो सिर्फ कैश सेल लेगा, यानी इनकम कितनी? 5 लाख। कैश एक्सपेंसेस लेगा, कितना है कैश एक्सपेंसेस? 3 लाख, तो इसकी इनकम कितनी होगी? 2 लाख। दोनों ने ट्रांजेक्शन इतनी किया है, पर सिस्टम बदल गया तो इनकम बदल गई, सिस्टम बदल गया तो इनकम बदल। मतलब एक ही व्यापारी है, अगर वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा? 7 लाख, और कैश सिस्टम फॉलो करेगा तो कितना आएगा? 2 लाख। हैव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो कैश सिस्टम का रूल क्या होता है? इफ कैश इज रिसीव्ड और कैश इज पेड, then only it is a transaction. If it is neither received nor paid, it is not a transaction. Mercantile system में क्या होता है? Whether cash received or not received, it is not important. Once the transaction takes place, it is a entry. बोलते आपने उधारी में गुड्स बेचा, पैसा नहीं आया, फिर भी उसको ट्रांजैक्शन बोलो। आपने उधारी में गुड्स लाया, पैसा नहीं दिया, फिर भी उसको ट्रांजैक्शन बोलो। दिस इज कॉल्ड विच सिस्टम? मर्केंटाइल, जो यहाँ का पहला एग्जाम्पल है। और कैश सिस्टम वाला ये समझो बेटा, आज सीए फाउंडेशन का पहला लेक्चर है। आप अलग अलग कॉलेज से आए डेमो लेक्चर के लिए, 100 स्टूडेंट आ गए समझो क्लास में, हर एक की फीस 1 लाख है, तो मैं इमीडिएटली मेरी इनकम 1 करोड़ पकड़ लूं क्या? नहीं पकड़ना चाहिए। सबने प्रॉमिस किया, बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया, बोले मैं कल दे दूंगा, पक्के से आई शपथ, साईं बाबा शपथ, सब हो गया, दिया किसी ने भी नहीं 1 रुपया भी, तो माई इनकम इज 0। बट इफ आई एम फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम, इमेजिन, ऐसे होता नहीं है पर करता हूं समझो, और सबसे फॉर्म भर के ले लिया, सबने कंफर्म दे दिया, वचन पत्र सब लिख के दे दिया, तो मैं मेरी इनकम 1 करोड़ पकड़ सकता हूँ। एग्जाम्पल। तो कैश सिस्टम जो होता है वो आप समझो मंदिर गए, दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर, और भगवान के सामने खड़े होके बोले कि बाबा काही कर, 12वी पास कर, सीएचं नंतर बघू, 101 रुपये दान पेटीत टाकतो। इमीडिएटली पुजारी, चल नाव सांग, पैन कार्ड नंबर सांग, एड्रेस सांग, आपका सब लिख के ले लिया। ऐसे होता है क्या? फिर आप पास भी हो गए, मंदिर गए, पैसा नहीं डाले वहां पे, भगवान को भूल जाते काम होते, तो वो पुजारी बोलेगा कि आप बैड डेट्स हो गए? नहीं। तो आप या ऐसा हो गया, आप फेल हो गए, फिर भी आप खुश होके 1100 डाल दिए, पुढचं वाचना, पुढचा अभ्यास वाचला म्हणून, तो वो बोलेगा क्या 999 इनकम हो गई? नहीं। तो कैश सिस्टम क्या बोलता है बच्चा? पैसा आया तो एंट्री करो, पैसा गया तो एंट्री करो। ये मत देखो कि वो पैसा कब का है। यानी आपने 10वीं में प्रॉमिस किया था 10वीं पास हो गए, और 12वीं में जाके डाला पैसा, तो जब आप 12वीं में आए तब की दगड़ू शेठ की इनकम, 10वीं की नहीं। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज कॉल्ड एज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है? हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं फाइनल अकाउंट के पहले, पर इसमें क्या बनाते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी क्या? कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी क्या बेटा? कैश बुक। अब जरा प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आईएमपी है, सब लोग एकदम अच्छे से देखेंगे। और आपने पहले भी लेक्चर अटेंड किया, तो आज पक्के से नया कुछ सीखने को मिलेगा। एक ही आदमी थोड़ी मैं घर से पूरा याद करके आता हूँ, गालियों के साथ क्या क्या देना है तुमको, ठीक है? तो हर दिन नया नया होता है, ठीक है? तो दिस इज एक्चुअली कैश बुक, बट वी कॉल्ड इज RNP अकाउंट। RNP स्टैंड फॉर रिसीट एंड पेमेंट। तो डेबिट में बेटा पैसा आता है, क्रेडिट में पैसा जाता है, रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है,
प्लीज ध्यान देना सब लोग अच्छे से। जितने भी अभी देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इटसेल्फ इज द अकाउंट, तो इसमें का हर आइटम का इफेक्ट कितना होगा? एक ही होगा। जैसे ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का इफेक्ट कितना होता है, तो इसका भी एक ही होगा, क्योंकि रिसीट पेमेंट इटसेल्फ इज द फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये यहां पे बना लिया। इस टॉपिक में बेटा तीन चीजें बनानी होती है। एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या है बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तीसरा क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल बनाते थे, वो भी वैसे ही था। वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनता था कि नहीं? तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, क्योंकि दे रेंडर सर्विस। वहां पे गुड्स बेचे जाते थे, यहाँ पे क्या होती है? सर्विस, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है। वहां पे पी&एल अकाउंट हुआ करता था, यहाँ पे भी पी&एल है, खाली पी&एल का नाम क्या हो गया? प्रॉफिट के जगह उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या आ गया? इनकम। एक्सपेंसेस की, लॉसेस की जगह क्या आ गया? एक्सपेंसेस। वहां पे पी&एल के आंसर को आप क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो यहाँ पे बोलते हैं सरप्लस या सर माइनस। डेफिसिट क्या बोलते हैं बेटा? सरप्लस या सर माइनस नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सरप्लस या डेफिसिट। यानी क्या बेटा? if your income is excess of expenses, then surplus. If your expenses are in excess of income, then it is deficit. Is this clear? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं, आगे सुनो। सर ये समझ में आ गया कि ट्रेडिंग पी&एल की जगह इनकम, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं, नेट लॉस को। बैलेंस शीट वहां पे भी बनाते थे, यहाँ पे भी बनाते, पर इसका क्या काम है? ये क्या लिखा मैंने? ओपनिंग बैलेंस शीट। आपने इसके पहले का टॉपिक कौन सा सीखा था? सिंगल एंट्री में भी ओपनिंग बैलेंस शीट थी या नहीं? क्यों बनाते थे? बस इसमें भी वही है, कभी कभी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस। बट इट्स नॉट एट ऑल कंपल्सरी, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सुनो। यहां तक तो क्लियर हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम, एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, सब कुछ हो गया। अब इसके आगे का क्या है, सुनो। रिसीट साइड में जितने भी आइटम्स दिए हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है बेटा? दो। कौन सी दो कैटेगरी होती है देखो? एक होती है रेवेन्यू, और एक होती है कैपिटल। क्या कैटेगरी होती है बेटा? रेवेन्यू एंड कैपिटल। जो रिसीट बार बार मिलती है, फ्रीक्वेंटली मिलती है, रिपीटेडली मिलती है, रिकरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू। और जो रिसीट कभी तो मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। आप घर से निकले, रोज हर दिन पापा 100 रुपए देते हैं पेट्रोल के लिए, पॉकेट मनी बोल के, वो आपकी कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू। पण निकलते बोले एक जाती तर 2 लाख ठेवले, गाड़ी घेऊन टाक, बोलेंगे नहीं ऐसा, पर ये कौन सी रिसीट है? कैपिटल। बराबर है? तो कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट बराबर है। आपके लाइफ में गालियां रेवेन्यू रिसीट है, पापा से मिलने वाली। और पापा अगर बहुत ही अच्छे हैं और एक आध दिन धो दिया तो कैपिटल रिसीट है। कुछ कुछ केस में एवरीथिंग इज रेवेन्यू। नहीं ना? ठीक है, चलो। तो ये समझ में आ गया। अब बेटा कैपिटल रिसीट जो है, इधर सुनो। कैपिटल रिसीट, क्या हुआ भाई तुझे? हाँ, मला एकाने आयफोन गिफ्ट दिलाय, मला वापरायलाच कंटाळा आलाय.
ऑलरेडी 2 फोन आहेत, आता तिसऱ्यात कोणता नंबर टाकाय? आणि मला याचा कॅमेरा चांगला आहे, हा सॅमसंग S24, आणि नोट मध्ये मला लिहायचं असतं तो फोल्ड मध्ये, तर मला तो लिहायला कामाला येतो, रिपोर्ट्स बघायला कामाला येतो. पण तो आयफोन रोज बघतो किंवा आणि तो पण 15 प्रो मॅक्स आहे. हा पण गिफ्टच आले, 3 पैकी दोन्ही फोन गिफ्ट आलेले आहेत. मित्र असे ठेवायला पाहिजेत. तुमचे मित्र तुमचा चार्जर घेऊन जातात, देत नाही. बरोबर ना? चालतं काय? हाँ, चलो, अपने दोस्त अपने को फोन का कवर भी लेके दे दे तो भी अच्छा है। चलो चलो, अभी इधर ध्यान दो। अब बेटा, जो मैं टाइम पास इसलिए कर रहा था, चार्ज हो रहा था, ठीक है? अभी अब ये जो कैपिटल रिसिट है बेटा, ये जाती है क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। कहां पे जाती है बेटा? लाइबिलिटी में। और अगर वहां नहीं गई, डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्शन, और वो जाती है क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में से, क्या होती है? माइनस, लेस फ्रॉम एसेट। ठीक है? इसके एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल डरो मत। रेवेन्यू रिसीट जो होती है, अभी डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं आपको समझने के लिए। समझो बेटा, मैंने लोन लिया 10 लाख का, तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? तो रिसीट है। लोन बार बार लूंगा या कभी तो लूंगा? डिपेंड, कितनी भिखारी, कभी तो लूंगा, बराबर है? तो कभी तो लूंगा, तो लोन लेने से क्या बढ़ गई मेरी? तो कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी। पर मुझे कोई लोन नहीं दे रहा है, मैंने मेरा घर बेच दिया और पैसा आया, या गाड़ी बेच दी और पैसा आया, मोबाइल बेच दिया और पैसा आ गया, तो उससे वो लाइबिलिटी में जाएगा या एसेट में से माइनस होगा? आपने अगर एसेट बेच दिया तो एसेट रहेगा या चला जाएगा? तो एसेट में से क्या करोगे बेटा? माइनस। इज दिस क्लियर? अब अगर रेवेन्यू रिसीट है बेटा, जो बार बार मिलती है, तो वो क्या होती है बेटा? इनकम। लेकिन रेवेन्यू रिसीट जब भी आएगी तो उसके बेटा 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बेटा? 3। आपको देखना है कि वो कब की है। क्या देखना है बेटा आपको? कब की है? बोलो, प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की है, या नेक्स्ट ईयर की है? अभी एग्जाम्पल समझो बेटा, आज इस साल भर में मुझे पूरी मिलके क्लास की फीस आई है 1 करोड़ रुपया। कितनी आई है? 1 करोड़। एग्जाम्पल है ये। इससे भी ज्यादा आती है। तो इस 1 करोड़ में 10 लाख पिछले साल के हैं। किसी ने पिछले साल के इस साल ला के दिए। 85 लैक्स इस साल के हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं उनके हैं। और किसी ने एडवांस बुकिंग नेक्स्ट ईयर की कर दी, 5 लाख नेक्स्ट ईयर के। ठीक है? तो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओनली करंट ईयर आइटम इज योर इनकम। तो सिर्फ इसमें का 85 लाख मेरा क्या है बेटा? इनकम है। तो इसमें का करंट ईयर का क्या रहेगा बेटा? इनकम। क्या रहेगा? इनकम। पर जो लास्ट ईयर का अभी आया, यानी इसका मतलब वो लास्ट ईयर क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। तो वो कहां पे जाएगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में। कहां पे जाएगा बेटा? यहां तक समझा? अब ये 5 लाख नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया, तो इट इज माई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ या ना? तो आज की डेट पे तो मेरे सर पे कर्जा है, तो ये क्या है? लाइबिलिटी। पर इस साल क्रिएट हुई तो कहां पे जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? है या नहीं है? ना, ये लिख लो, आपके पास लिखा हुआ है तो भी लिख लो मेरे समाधान के लिए। और ऐसा ही सेम मुझे पेमेंट का करके बताओ। आज का लेक्चर बहुत आईएमपी इस टॉपिक के लिहाज से।
हो गया बेटा? पेमेंट का करके बताओ। लिखा? अभी पेमेंट का कैसे बनाओगे बोलो? अपोजिट होगा, यानी देखो, पैसा आपने दिया है, जो पैसा बार बार देना पड़ता है, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हो, सर्विसिंग कराते हो, तो दैट इज व्हाट? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का पेमेंट अगर करंट ईयर का है तो वो क्या होगा बोलो? एक्सपेंसेस। पर बच्चा लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का अभी दिया है, लास्ट ईयर वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है बोलो? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्या रहेगा? लायबिलिटी। और बेटा नेक्स्ट ईयर का अभी दे दिया तो प्रीपेड हो जाएगा, तो प्रीपेड कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट। ठीक है? अगर वही कैपिटल है, जैसे हमने गाड़ी ली, एफडी की, एम्बुलेंस ली, इक्विपमेंट लिए, ये सब कुछ क्या है बेटा बोलो? एसेट। तो कहाँ पे जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में। पर बेटा आपने लोन पेड कर दिया, तो लोन बढ़ेगा या कम होगा? तो वो लाइबिलिटी में से क्या करोगे? माइनस। ठीक है? अगर इतना भी आ गया तो आप ये टॉपिक आधे से ज्यादा जीत गए। ठीक है? ये बनाया क्या ऐसा आपने? गरम पाणी करून दे मला आणि कॉफी आणशी. हाँ, पैसे दे. ठीक. चलो, इधर ध्यान दो बच्चा लोग, इधर आ जाओ. अब बेटा ये जो टॉपिक है अभी हम सीख रहे हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है या वर्ड्स है. वो रिसीट कौन सी होते हैं वो भी बताऊंगा, उनका मीनिंग भी क्या होता है वो भी.
फिर हम एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर अकाउंट के फॉर्मेट सीखेंगे। पहला है, इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। लिखना नहीं है, खाली ध्यान देना है। हमने डिसाइड किया कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं और आप सब लोग उसके मेंबर बन जाओ, और हर साल हम अपना इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपए देके कुछ तो अच्छा सोशल काम करेंगे। सो एवरी ईयर वी आर गैदरिंग 1,000 रुपीज। समझो 100 मेंबर है, लाख रुपए जमा हो रहे हैं और हम उससे सोशल काम कर रहे हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हर साल पैसा मिलेगा, तो इसको वो क्या बोलेगी बेटा, सब्सक्रिप्शन। और ये कौन सी रिसीट रहेगी बेटा, रेवेन्यू या कैपिटल? तो ये कहाँ पे जाएगी बोलो, इनकम। कहाँ पे जाएगी बेटा, इनकम। इज इज क्लियर? अब वो अगेन सेम लास्ट ईयर की रही तो ओपनिंग बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर वो मत देखो, पर ये रेवेन्यू है। सब्सक्रिप्शन म्हणजे वर्गणी, ठीक है। अब सेकंड आइटम है बेटा सब्सक्रिप्शन के बाद दूसरा वाला, ये होता है एंट्रेंस फीस। क्या होता है बेटा, एंट्रेंस फीस। ये सारे आइटम रिसीट के ही है मैक्सिमम। अब एंट्रेंस फीस यानी क्या, आप सब लोगों को मैंने बोला कि भैया आप सब लोग साल भर 1,000 रुपया देना मुझे सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन आपको पहली बार मेंबर बनने के लिए 11,000 देने पड़ेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज एंट्रेंस फीस। तो अब ये एंट्रेंस फीस आप बार बार दोगे या एक ही बार दोगे? तो ये लॉजिकली कौन सी रिसीट है बेटा, कैपिटल रिसीट। बोल तो जनरली ये लाइबिलिटी में जानी चाहिए। कहां पे जानी चाहिए, लाइबिलिटी। पर कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि सर ये बराबर है कि एक ही बार देता है तो कैपिटल रिसीट है, लाइबिलिटी में लिख दो, पर हम तो हर साल ही मेंबर लेते हैं, तो भले ही लोगों के लिए वन टाइम है, मेरे लिए तो हर बार है। तो कभी कभी ये रेवेन्यू रिसीट भी हो जाती है, तो ये कहां पे जाती है बेटा, इनकम। सर फिर हम कैसे डिसाइड करें, प्रॉब्लम में देते हैं कि ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, या फिर बोलते हैं 50% रेवेन्यू 50% कैपिटल। तो 1,00,000 रुपया दिया तो 50,000 लाइबिलिटी में लिख देंगे और 50,000 इनकम में। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? सिमिलरली तीसरा आइटम होता है बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस। कौन सा होता है बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी मैं यश के पास गया और बोला कि भैया ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हर महीना 1,000 रुपए, हर साल 1,000 रुपए चाहिए। यश बोला ये क्या चिल्लर चिल्लर लगाया सर, 1,000 रुपए एक बार ही बोल दो, मेरे से ले लो, जिंदगी भर नहीं आने का मेरे पास वापस मांगने। बोला वाह वेरी गुड, 25,000 दे दे। कितना दे दे, 25,000। तो उसने ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो हर साल ना देते हुए एक साथ दे दिया। तो अब ये मुझे बार बार मिलेगा या एक ही बार मिलेगा? तो ये भी मेरी कौन सी रिसीट हो गई, कैपिटल रिसीट। तो कहां पे जाएगी, लाइबिलिटी। पर क्या हो गया, यश को देख के उसके सारे दोस्त भी तैयार हो गए, हर साल कोई ना कोई देना चालू हो गया, तो ये रेवेन्यू रिसीट भी हो सकती है कि नहीं? तो कहां जाएगी, इनकम। तो सर हम क्या करें, प्रॉब्लम में बताते हैं। इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट, लॉजिकली कैपिटल रिसीट है तो लाइबिलिटी में, और प्रॉब्लम में उन्होंने एडजस्टमेंट दी कि इसको कैपिटल पकड़ो, रेवेन्यू पकड़ो, पार्टली कैपिटल पार्टली रेवेन्यू, वैसे हम करेंगे। इज दैट ओके? अभी नेक्स्ट है बेटा फोर्थ नंबर, लेगेसी। क्या है बेटा नंबर, लेगेसी। ना व्हाट इज लेगेसी? हम लोग बोलते हैं की नाही हमारी लिगसी है, पीएन गाडगीळ म्हणतात की आमची लिगसी, कौटुंबिक परंपरा वगैरह। लिगसी यानी परंपरा या कोई चीज जो सालों से चली आई है उसको लिगसी बोलते हैं। तो भी आप मुझे बताओ बेटा, लिगसी जो है इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है, एक इंसान है, उसके नाम पे करोड़ों रुपए पड़े हैं और उसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, और उसकी एक बहुत अच्छी इच्छा है कि वो जाने के बाद वो पूरा रुपया किसी एनजीओ को दे दे, और उस एनजीओ ने वो पैसा कुछ एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज करे। समझो रमेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास 100 करोड़ पड़ा है, वो अभी कैंसर के लास्ट स्टेज में, और उसने अपनी विल बनाई और उसने लिखा कि उसकी डेथ के बाद वो 100 करोड़ रुपया शंकर महाराज समाधि ट्रस्ट को मिल जाए, और शंकर महाराज समाधि ट्रस्ट ने उस रुपए का यूज सिर्फ और सिर्फ गरीबों को खाने के लिए करना है, खाना देने के लिए, अन्नदान के लिए। वो मर गया, वो रुपए शंकर महाराज समाधि ट्रस्ट को मिल गए, और अब लोग वो पैसा सिर्फ उसी काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसको कौन सी रिसीट बोलते हैं, लीगेसी। कौन सी रिसीट रहेगी, बार बार मरेगा क्या कोई?
कौन सी रिसिट रहेगी? ये पक्के से कैपिटल ही रहेगी, और ये कहां पे जाएगी फिर? लाइबिलिटी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट होता है बेटा नंबर 5, क्या नाम है बेटा ये? एंडोमेंट फंड, या इसी को प्राइस फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइस फंड। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पुणे के मैक्सिमम गणपति मंडलों ने बहुत सालों से डोनेशन लेना बंद कर दिया, वर्गनी घेतच ने। उन्होंने क्या किया है, उनके पास जितना रुपया जमा था उसकी एफडी कर दी, और उस एफडी के बैच पे उनका मंडल चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एंडोमेंट फंड। तो उन्होंने ये जो रुपया बाजू में रख दिया, ये एक बार रखा होगा या बार बार रखा होगा? एक बार। तो ये भी क्या होती है बेटा? कैपिटल रिसिट। तो ये भी कहां पे लिखते हैं? लाइबिलिटी। नेक्स्ट, डोनेशन। अब बच्चा ये सब रिसिट के ही आइटम चल रहे, मालूम है क्या? मैंने ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसिट एंड सब रिसिट के चल रहे, पैसा आया। अभी डोनेशन बेटा दो प्रकार का होता है, जनरल एंड स्पेशल या स्पेसिफिक। आप क्लास होने के बाद गए दगड़ू शेठ में, वहां पे दान पेटी रखी थी, उसमें 2 रुपए डाल दिए। तो ऐसे आपके वैसे डालने वाले लाखों लोग आते होंगे रोज। तो ये डोनेशन दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट को कभी तो मिलता है या बार बार मिलता है? तो ये जनरल डोनेशन है, ये उनकी क्या है? इनकम। क्या है? इनकम। पर आपको रोज आते हुए देखा, बड़ी कार में आ रहे हो, एकदम अच्छे लगे, तो उतने में वहां के ट्रस्टी आए और बोले की अहो मी ऐकलंय तुमच्याबद्दल बरंच काही, आणि आपण एक मंदिराची एक आणखी नवीन सभागृह बांधतोय, त्याला 5 कोटी खर्च येणार आहे, तुम्ही जर 1 कोटी दिला तर तुमचं नाव लावतो त्या सभागृहाला। तुम भी खुश हो गए, ले ले 1 करोड़, चेक दे दिया उसको। नाउ दिस डोनेशन इज गिवन स्पेशली फॉर बिल्डिंग दैट टेम्पल पार्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज विच डोनेशन? तो आप ये कभी तो दोगे या बार बार दोगे? कभी तो दोगे, तो कौन सी रिसीट है? कैपिटल। तो ये भी मंदिर कहां पे लिखेगा? लाइबिलिटी, क्योंकि उनको ये पैसा उसी काम के लिए यूज करना है। ये आप सही, तो आप में से किसी ने तो डाउट पूछना था, सर ये लाइबिलिटी में क्यों भेज रहे हैं सब कुछ? लाइबिलिटी में इसलिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जवाबदारी है कि इस काम के लिए यूज करो, इसलिए पैसा वो मिक्स नहीं कर सकते, अलग रखना पड़ता है। समझ में आया? अरे पापा ने आपको 10,000 रुपए दिए, पुणे में आप हॉस्टलाइट हो, और आपको बोले आपका महीना खर्चा है समझो सिर्फ 3,000। पापा ने क्या बोला? वो 7,000 रुपए अच्छे गोल करके पॉकेट के अंदर डाल दे, मेरी कसम है जिंदगी में कभी उसको वापस मत निकालना, जब बहुत इमरजेंसी है तब निकालना। तो बाजू में रख दिए, तो रुपया आपका नहीं है, वो लाइबिलिटी है। पापा कभी भी आके मांग सकते हैं, वो खर्चे के लिए नहीं दिए थे, वो क्या है? आपकी लाइबिलिटी। अभी समझे आपको? वो आपका रुपया नहीं है, वो स्पेशल पर्पस का रुपया है। समझ में आया क्या? अब उसके बाद होता है बेटा, लास्ट होता है 7 नंबर, सेल ऑफ स्टूडेंट। भंगार। स्क्रैप यानी क्या? भंगार। आपने स्क्रैप बेचा या न्यूज़पेपर की रद्दी बेची, तो आप मुझे बताओ ये जिंदगी में एक बार बेचोगे या बार बार? बार बार। तो आप तो हर संडे को बेचते हो, राकल है संडे है। तो ये आपकी कौन सी रिसीट है बोलो? तो ये क्या रहेगी? इनकम। पर बेटा उसकी जगह आपने सेल ऑफ फर्नीचर किया, घर में कोई नहीं था, सोफा बेच दिया, टीवी बेच दिया, फ्रिज बेच दिया। ऐसे मत करो हाँ, नहीं तो बोलोगे घर पे सर ने बताया एग्जाम्पल करके देखो। हाँ, ये कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट। कहाँ पे जाएगी बेटा? ये लाइबिलिटी में नहीं जाएगी, एसेट में से माइनस होगी। क्या होगी? अरे बेटा एसेट बेचा तो एसेट बढ़ेगा या कम होगा? तो एसेट में से क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब समझ में आ गए इतने कॉन्सेप्ट पक्के से? वेरी गुड। अब ये लिख के नहीं लेना है, समझ में आ गए शब्द? अब इधर ध्यान दो। हाँ, क्या है? अलिया मल का है? लिख लो भाई, जिनको लिखना है लिखो। आपने क्या है? ओंकार आ जाए तो कॉफी पी लूंगा। हो।
लिखा? ये लेस फ्रॉम एसेट। हो गया बेटा? अभी इधर ध्यान दो। आपको चार शब्दों के मीनिंग समझाने हैं जो अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में भी थे, अभी भी है, आगे भी जिंदगी भर रहेंगे। पर आज तक हमको उनका जो मीनिंग है वो बहुत बार कंफ्यूज करता है। पर अगर मीनिंग पता हो तो आप उसमें गलती कभी नहीं करोगे। विथ लॉजिक समझ में आए तो ही हाँ बोलना, नहीं आया तो फिर समझा दूंगा। वैसे तो फाइनल अकाउंट हो चुका है, उसमें आए थे, लेकिन हमारे को जो बहुत बड़ा, कभी भी ना ठीक होने वाला जो रोग है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उसके कारण बार बार बताना पड़ता है। बराबर है ना? सबसे पहले मैं जो शब्द लिख रहा हूं उसका मीनिंग अगर आप में से कोई बता दो तो बहुत अच्छा, प्रॉपर मीनिंग। नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। इफेक्ट सबको आते हैं, मुझे मीनिंग चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलो। यस। बोल दो, अपन ने जिस चीज का उपभोग ले लिया है पर पैसा पेड नहीं किया। समझो बेटा, एक क्लासरूम में साल भर से यूज कर रहा हूँ, इसका मंथली रेंट ₹1,00,000 है, तो साल भर में कितना देना चाहिए? 12 लाख। पर मेरे पेमेंट साइड में आपको 10 लाख ही दिख रहा है। यस बेटा, एक्सपेंसेस पेबल मेरे पेमेंट साइड में 10 लाख ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाख अभी भी देना है। तो मुझे अगर मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो मैंने एक्सपेंसेस में 10 लाख पकड़ के निकलेगा या 12 लाख पकड़ के निकलेगा? क्योंकि आज न कल तो 2 लाख देना है। तो वो 2 लाख रुपए में क्या करूं? स्क्वायर रूट निकालूं, मल्टीप्लाई कर, ऐड करूंगा। एक्सपेंसेस में क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। वेरी गुड। अब ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे ऐसे पेमेंट साइड में दिख रहा था बाय रेंट 10 लाख, मैंने ऐसे लिख दिया था, राइट? और मैंने इसका दूसरा इफेक्ट ऐसे एक्सपेंडिचर में लिख दिया, टू रेंट 10 लाख। अब रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या बोल रहा था? भैया मैं तो उतना ही लिखूंगा जितना दिया है। इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है वैसे मत कर भाई, तू पूरे 12 महीने का हिसाब कर। तो वो बोलेगा तू 10 लाख मत ले, तुझे कितना लेना है? 12। तो मैं 2 लाख को क्या करूंगा बोलो? आउटस्टैंडिंग को ऐड। तो मैं जब दो ऐड करूंगा तभी 12 होंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? ऐड। और अभी तक दिया नहीं है, खाली ऐड किया है, देना बाकी है। बाकी है यानी क्या बेटा? लाइबिलिटी। बाकी यानी क्या बेटा? लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको आता भी है तो भी ध्यान दो, आंसर दो, पार्टिसिपेट करो, इसमें लंबा चौड़ा काम आने वाला है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलो बेटा। अभी क्या हुआ कि आपने रेंट क्या किया ना, 10 लाख की जगह 15 लाख दे दिया, तो यहाँ पे 15 आ गया। पर भैया इस साल का खर्चा तो 15 नहीं है, 15 लिखने के कारण प्रॉफिट कम हो जाएगा।
एक साल का रेंट कितना है? 12 लाख ही है। अब आपको इसको 12 करना है तो क्या करोगे? माइनस। तो प्रीपेड माइनस क्यों करते हैं अब ये बताओ? क्योंकि उसके कारण आपका खर्चा ज्यादा दिख रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम। कम यानी क्या करेंगे? माइनस। तो प्रीपेड जब भी आएगा तब क्या होगा? माइनस। और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? एसेट। इज दिस क्लियर? अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम यानी क्या बेटा? बोलो। सामने वाले कस्टमर को आपने पूरी सर्विस दे दी पर उसने अभी तक पैसा नहीं दिया, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग इनकम। समझो बेटा, अपने रिसीट साइड में 10 स्टूडेंट है, एक की फीस 50,000 है, मैंने मुझे 4 लाख की फीस आई है। कितनी आई है? 4। तो अभी भी 1 लाख आना बाकी है, तो इसके कारण मेरी इनकम कम दिखेगी या ज्यादा? तो उसको क्या करूं फिर? बढ़ा लूं। क्या करूंगा? बोलो। ऐड। और मुझे आपसे फीस आनी है तो मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट। वेरी गुड। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री रिसीव्ड। अभी समझो बेटा, साल भर की फीस 5 लाख आनी चाहिए थी पर 5,10,000 दिख रही है। कितनी दिख रही है? 5,10। तो मेरे इनकम में 5,10 चलेगी, पर 5,10 तो इस साल की है नहीं। स्टूडेंट की 10 है, 5 लाख की है, 10,000 ज्यादा है। बोलो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और आपका पैसा ज्यादा आ गया तो मुझे वापस करना पड़ेगा। क्या रहेगा बेटा? लाइव। क्लियर है? परफेक्ट। ओके। ये ऐसा सब कब करोगे? अगर चालू साल में हुआ तो। पर ये सारे एडजस्टमेंट लास्ट ईयर के भी आ सकते हैं। हाँ या ना? क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ सकते हैं। तो ये सब जैसे इस साल के बैलेंस शीट में लिया, इस साल की यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट, वैसे ही आपको कहां पे लेना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस। पर ऐसे नहीं होगा लाइबिलिटी बिकम एसेट, एसेट बिकम लाइबिलिटी। अकाउंट में कॉन्सेप्ट कभी भी सेम रहता, पर खाली इसका क्या होगा? सिंबल बदलेंगे। अगर ओपनिंग के रहेंगे तो क्या? अपोजिट। सर क्यों करते हैं अपोजिट? अब समझ के लो, विथ लॉजिक समझना है। अब मैंने 1 सेकंड में मैं समझा दूंगा, अपोजिट है भूल जाओ, पर उसका लॉजिक क्या है वो कोशिश करो। समझो बेटा, एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक स्टाफ है, उसका सैलरी है 10,000 पर मंथ। तो साल भर में सैलरी कितना देना चाहिए मैंने? 1,20,000। ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय सैलरी 1,25,000। कितना लिख दिया बेटा? 1,25,000। और मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, ना कुछ प्रीपेड है, न कुछ प्रीपेड है, न कुछ एडवांस, कुछ 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 भी नहीं है, प्रीपेड वगैरह कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इस साल का सैलरी कितना आना चाहिए था? 1,20 आना चाहिए था, पर है कितना? 1,25। तो मैं खर्चा तो 1,25 नहीं लिख सकता बेटा। मेरा तो इस साल का कितना है? 1,20 है। तो इसमें से 5,000 क्या होगा बेटा? माइनस। पर ये 5,000 कोई नेक्स्ट ईयर का नहीं है बोल रहा हूं मैं। तो फिर क्या हुआ होगा? लास्ट ईयर का बाकी होगा। लास्ट ईयर का बाकी था, ऐसे ये बैलेंस शीट थी लास्ट ईयर की, और वहां पे लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इस साल देनी पड़ेगी कि नहीं? तो इस साल वो देने के कारण ये 1,25 दिख रहा है। अब मुझे इसको 1,20 करना है तो क्या करूं? माइनस। समझ में आया? सेम विथ प्रीपेड। लास्ट ईयर कोई खर्चा प्रीपेड दिया है तो वो करंट ईयर का है, तो वो इस साल नहीं आएगा, तो इस साल लाओ यानी क्या करो? प्लस। सेम विद आउटस्टैंडिंग इनकम। लास्ट ईयर में कोई इनकम आउटस्टैंडिंग तो इस साल आ गई, तो इस साल की नहीं है, क्या करोगे? माइनस। लास्ट ईयर कोई इनकम एडवांस आ गई थी तो इस साल की, आप 11वीं में थे जब 12वीं की फीस दे दिए, तो मेरे लिए लास्ट ईयर वो लाइबिलिटी रहेगी, पर वो इनकम किस साल की है? तो क्या करूंगा? प्लस। यहां तक समझा क्या? बोलो। हाँ। अब क्या होता है कभी कभी, अच्छा पहले इतना लिख लो और एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेना बस। एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेना बाजू में, वो बता यहाँ पे ऐसे पेन चलने के लिए उसको चार्ज करना पड़ेगा उसका। लिखो आई एम पे एडजस्टमेंट।
लिखा गया? सभी ने लिख दिया? अब आगे लिखो यहां पे, एक मिनट। कोई चीज अभी तक सेटल नहीं हुई, यानी लास्ट ईयर भी वैसी पड़ी थी, अभी भी वैसे ही है। जनरली वो आउटस्टैंडिंग के बारे में होता है। सुनो, ऐसे बोल रहा हूं मैं, पेंडिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, यानी क्या? खर्चा पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इनकम पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग थी, अभी भी नहीं आई। तो वो क्या होगा बेटा? ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? लाइबिलिटी लाइबिलिटी, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी। यहां पे भी ऐसे ही होगा, बोलो। एसेट एसेट नहीं समझा ना? देखो बेटा, अगर समझो बेटा लास्ट ईयर मैंने इस जगह का रेंट नहीं दिया, तो मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में रहेगा कि नहीं? और इस साल भी उसमें का 1 रुपया भी नहीं दिया, उसको बोला लैंडलॉर्ड को चल बाद में देखेंगे, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं? तो कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? आया ना? सिमिलरली मुझे आपसे फीस आनी थी 11th की, जो आपने पिछले साल भी नहीं दी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के कहां पे रहेगी? एसेट। और 12th भी हो गया, अभी तक भी नहीं दी, तो कहां रहेगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी एसेट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? चाहिए तो एक काम करो, कॉलम नहीं करते हुए नीचे लिख लो, नीचे लिखो, लिखो उसके नीचे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, expenses outstanding for last year not yet paid, expenses outstanding for last year not yet paid during current year, not yet paid during current year। लिखा? उसके बाद लिखो, अच्छा उसके इफेक्ट लिखो, क्या रहेगा बोलो अभी सब लोग? अरे भाई, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी। अरे अभी तो सिखाया ना। उसका इनकम एक्सपेंडिचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं उसका। समझे? अब सिमिलरली आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर नॉट येट रिसीव्ड, not yet received during current year, not yet received during current year। बोलो क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट
asset. Liability क्यों? फुगटिच asset asset. चलो अभी लिखो बेटा नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट है इन तीनों में से किसी का भी स्टॉक की एडजस्टमेंट आ सकती है. तो अगर बेटा ओपनिंग स्टॉक आया तो उसका पहला इफेक्ट होगा ऐड इन एक्सपेंसेस और दूसरा इफेक्ट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट. और अगर क्लोजिंग स्टॉक आया तो उसका इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट. ये लिख लो. अभी इसका लॉजिक क्या है? किसी भी चीज का स्टॉक तो एसेट होता है. पिछली साल का है तो ओपनिंग एसेट, इस साल का है तो क्लोजिंग. अब ऐड क्यों करते हैं और माइनस क्यों करते हैं? पिछली साल की बची हुई चीज फेंक देंगे या इस साल यूज करेंगे? तो ऐड हो गई. और इस साल बची हुई चीज यानी इस साल यूज नहीं हुई तो हमारे पास जितनी जमा थी यूज नहीं हुई तो उसको प्लस करेंगे या माइनस? माइनस. नहीं समझा? सुनो, आपने इस साल 10 नोटबुक परचेस की तो वो आपका एक्सपेंसेस है तो आपने एक्सपेंसेस में लिख दिया. पिछली साल की 2 नोटबुक बची हुई है तो उसको फेंक दोगे या यूज करोगे? तो 10 और 2 कितनी हो गई आपके पास? 12. और आप बोल रहे हो कि इस साल 3 बच गई तो टोटल यूज कितनी की? 9. तो वो 3 को क्या करना पड़ेगा? माइनस. माइनस करोगे तभी 9 आएगा ना आंसर. तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या करने का? प्लस. क्लोजिंग क्या करने का? माइनस. फिर भी नहीं समझा? लास्ट ऑप्शन. ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे आप लोग, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे होता था? डेबिट ना. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता था? तो क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, परचेज भी डेबिट है, इसलिए दोनों प्लस हो गए एक में. और क्लोजिंग क्रेडिट है इसलिए आके क्या हो गया? माइनस. समझ में आया? नेक्स्ट एडजस्ट. और ये तीनों चीज का आ सकता है. स्पोर्ट्स मटेरियल का आ सकता है, मेडिसिन का आ सकता है या स्टेशनरी, जिसका भी आएगा. नेक्स्ट लिखो लास्ट एडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन. 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 बोलो दो इफेक्ट. लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर. ये लिखा क्या आपने? चलो अभी आगे लिखो थंब रूल बोल के या इंपॉर्टेंट रूल. नंबर 1. ये नहीं लिख के दिए थे मैंने पहले. लिखो नंबर 1. नंबर 1. इफ opening balance sheet is given in the problem, if opening balance sheet is given in the problem,
each and every item, each and every item either have single effect, either have single effect or no effect. No effect, nahi, no, ये नहीं, no effect. It is, लिखो ना, it is nullified with, nullified, अब nullified की स्पेलिंग नहीं आती हूँ, ऐसे लिखो, nullified की नहीं आती है तो क्या लिखोगे? कैंसल विथ, कैंसल विथ receipt and payment account, cancel with receipt and payment account. इसका मीनिंग क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है, वहां पे बिल्डिंग है, तो वो फिक्स एसेट है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्लोजिंग में, तो कितना इफेक्ट हुआ? ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, कैपिटल फंड है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कहां जाएगा? क्लोजिंग में। पर ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया है, तो ओपनिंग कैश है वो, तो रिसीट में रहेगा कैश इन हैंड, तो क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया ना। पहला इफेक्ट भी क्वेश्चन में, दूसरा भी इफेक्ट क्वेश्चन में, तीसरा दोगे क्या? तो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में दी है तो उसके कुछ आइटम जो है वो एक इफेक्ट रहेंगे और कुछ आइटम ऐसे रहेंगे जिनके इफेक्ट जीरो होंगे। कौन से आइटम के इफेक्ट जीरो होंगे? जो आपके क्वेश्चन में फिर से दिए, तो फिर से कहां पे दिखेंगे वो? रिसिप्ट पेमेंट में। कहां पे दिखेंगे बेटा? रिसिप्ट पेमेंट। समझ में आया? सेकंड पॉइंट, नंबर 2, if reverse problem is given, reverse problem is given, that is preparation of income and expenditure account, sorry, preparation of receipt and payment account, preparation of receipt and payment account from income and expenditure account, from income and expenditure account, from income and expenditure account, लिखा क्या? From income and expenditure account, give opposite effect, कैश देके लिखो, give opposite effect of addition and subtraction, addition and subtraction। यानी क्या बेटा? जो वो लाल वाला टेबल बनाया था ना हमने, तो उसमें जो प्लस होता है वो क्या होगा? माइनस होता है वो क्या होगा? प्लस रहेगा यार। अब आपको कभी कभी है ना, एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, सिर्फ अकाउंट बना के बताओ। तो हमको अभी अकाउंट बनाना सीखना है, तो लिखो फॉर्मेट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सब लोग ध्यान दो, विथ लॉजिक समझ के लो तो याद रखने की जरूरत नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? लाइबिलिटी। और अकाउंट में आपको पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिख दिया। तो इधर क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लियर है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग में, राइट? फिर हम आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं बेटा? वो एक्सपेंसेस में ऐड लेस करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय एक्सपेंसेस, और यहाँ पे भी लिखूंगा टू
एक्सपेंसेस। बोल तो ये अमाउंट इससे कनेक्टेड होता है, ये इससे होता है और ये टैली हो जाता है। समझो मेरा ओपनिंग बैलेंस बेटा 1000 है तो इधर भी 1000 आएगा, इधर 2000 है तो इधर भी 2000, ऐसे। दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे होता है देखो। अब आप मुझे बताओ प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एसेट है या लायबिलिटी? तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्लोजिंग कहाँ पे आएगा? क्रेडिट। अच्छा, कुछ भी हो जाए एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस में होते हैं, तो क्या लिखो यहाँ पे? बाय एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी टू एक्सपेंसेस हो गया टैली। ऐसे ही मुझे आउटस्टैंडिंग इनकम और प्री रिसीव्ड इनकम का बना के बताओ। डन। हो गए? बोलो। आउटस्टैंडिंग इनकम यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बोलो बेटा। इनकम बोल रहा हूं मैं, सब्सक्रिप्शन आपको लिखने के लिए। बोलो क्या रहेगा बेटा? तो क्या हुआ है? नहीं आ रहा है? एक सेकंड। बोलो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा बच्चा, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। फिर क्या लिखोगे? बाय इनकम बोल तो जो भी नाम रहेगी वो, हाँ, और टू इनकम। क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? एसेट।
इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे, डेबिट। वैसे ही बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी प्री रिसीव्ड, बोलो बेटा सब लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन, फिर टू इनकम बाय इनकम, राइट। अब सुनो, इन सब अकाउंट पे से सिर्फ एक्सपेंसेस और सिर्फ इनकम का अकाउंट बन सकता है। जो वो लाल का टेबल सिखा है वही है, देखो कैसे रहेगा। कितना हो गया क्या बोलो पहले, ये बनाया आपने सबने, बनाया या नहीं बनाया? अभी देखो बेटा, ये सब भूल जाओ 2 मिनट के लिए, कुछ भी नहीं आता है ऐसे समझो, समझना क्या है, कुछ भी नहीं आता है। देखो अभी एक्सपेंसेस अकाउंट, ध्यान से सुनो, ये 2 मिनट के लिए सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, कोई भी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बराबर है। अब आप मुझे लाल के टेबल पे से आंसर दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर के ऐड होते हैं या लेस होते हैं? ऐड होते हैं, तो वो कहां पे जाएंगे, डेबिट। देखो गड़बड़ मत करो, पहले लिख ले, देखो पहले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, ठीक है बेटा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के क्या होते हैं, प्लस या माइनस, तो इधर आएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, लिखो लास्ट ईयर लिखो, दोनों एक ही है मालूम है ना, हाँ प्रीवियस ईयर। अब वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर के क्या होते हैं, किसको मालूम, स्क्वायर रूट होता होगा, अरे प्लस के माइनस, तो वो माइनस इधर लिखा है ना, दिख रहा है क्या, तो किधर आएंगे, क्रेडिट बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। अब बोलो लास्ट ईयर के क्या होते हैं, लाल का टेबल देख के ही बोलना है, प्लस, तो टू प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट। अब जब आप लोग एक्सपेंसेस पेड करते हो तब एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंसेस जब करंट ईयर में पेड करते हो तो जर्नल एंट्री क्या होती है, समझो सैलरी पेड 10,000, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो एक्सपेंसेस के डेबिट में लिखा जाता है टू कैश ऑब्लिक बैंक, बराबर है कि नहीं, ये ओरिजिनल वाला पेड, राइट। फिर इसको ऐसा क्लोज करते हैं, जो भी आंसर आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, हाँ या ना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहां पे जाएगा, डेबिट में। हमने किया वही, खाली अकाउंट बना के बताया। अरे अभी आपको सिखाया कि नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है बोलो, करंट ईयर का प्लस, लास्ट ईयर का क्या होता है माइनस, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर का क्या होता है माइनस, लास्ट ईयर क्या होता है प्लस, वही किया भाई मेरे, दिखा क्या, पर यह अकाउंट बनाया। समझ में आया, इसका लॉजिक कैसे याद रखोगे, एक्सपेंसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर का है तो ऐड करते हैं कि नहीं, और प्रीपेड लास्ट ईयर का है तो ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है तो माइनस करते हैं, प्रीपेड करंट ईयर का है तो माइनस करते हैं, पेड करने के बाद टू कैश ऑब्लिक बैंक, और आंसर कहां पे जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये क्यों सिखा रहा हूं, ये ना सिखा के भी प्रॉब्लम आ जाएगा, पर इससे आपके रूट लेवल स्ट्रांग होंगे, क्योंकि अकाउंट बनाने को बोला तो ऐसे बनाते। आपको जो 12th में आता था वो बहुत अच्छा है, ये और उससे अच्छा है, आपको विथ लॉजिक समझेगा, आज पहुंच जाएगा, पर करने वाले 12th की प्रॉब्लम है हम, लेकिन हमको लेजर पता होना चाहिए। अब अगर ये किस किस बेसिस पे बनाया मैंने इसको, लाल के टेबल से ही बनाया ना, हाँ या ना बोलो, तो वैसे ही अब अगर मुझे इनकम का अकाउंट बनाना है तो मुझे ओरली बताओ सब लोग, बोलो डेबिट में क्या आएगा, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है बेटा, तो क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में कम होती है, तो आप मुझे बताओ डेबिट में क्या क्या आएगा, माइनस वाले आइटम, तो आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, और क्या आएगा डेबिट में, टू प्रीवियस प्रीपेड नहीं,
प्रीवियस इनकम ऑफ करंट ईयर। क्रेडिट में क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर, बराबर है। और टू कस का क्रेडिट ला बाय प्रीवियस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। और नीचे क्या आएगा? बाय कैश ऑब्लिक बैंक। और डेबिट में आएगा टू इनकम एंड रेसिप्रोकल। समझा? बस ये लिख लो, वो बना के बताओ। ये कुछ भी पढ़ के मत आना, वीक में पूरा समझ में आ जाए। डन। मस्त टॉपिक है एकदम। मैं कोशिश कर रहा हूं कि विथ लॉजिक सिखाऊं। मैं इजी करके भी सिखा सकता था, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर टॉपिक में कहीं पे रुकोगे नहीं तुम। समझे क्या? अरे 12th का ही कर रहे हैं, खाली प्लस माइनस के कारण अकाउंट बना रहे। समझे या नहीं? भूकंप पट्टी नहीं करायची बेटा। हो गया? डन। मजा आया क्या? तो प्लीज ये पढ़ के आना, और ये लेक्चर में भी है रिकॉर्डेड। बुधवार और गुरुवार के दिन हुआ हुआ लेक्चर है, तो देख लेना। फिर हम इसके न्यूमेरिकल सारे लेंगे। ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक। मैंने जितना इसको अभी बेस क्लियर किया है, फटाफट प्रॉब्लम हो जाएंगे आपके। और जो लोग 12th पास है उनको तो बहुत इजी जाना चाहिए। जो 12th में फर्स्ट टाइम अभी करेंगे तो उस समय अच्छा लगेगा, अभी थोड़ा कड़वा लगेगा। ठीक है? चलो, बाय। हाँ बेटा। अरे सीए ला मार्क नाही सांगतायत बेटा, कधी 5 ला येतो, कधी 8 ला, कधी 12 ला, चांगला दिवस 15 ला.